हेलो एंड वेलकम। हम लोग अनुभव टेस्ट पर बात कर रहे थे, अनुभव टेस्ट 4 पे। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स आईआर के जो सवाल थे उसको देख लिया था। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम लोग इकोनॉमी खंड को देखेंगे। इस पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड कुल 16 प्रश्न थे। इन्हीं 16 प्रश्नों को हम लोग अपनी इस परिचर्चा में क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16, प्रश्न है चालू खाते के घाटे करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी वाले देश में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। पहला है विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, दूसरा है इसकी घरेलू मुद्रा के मूल्य में संभावित अधिमूल्यन पोटेंशियल एप्रिसिएशन, और तीसरा है अल्पकालिक पूंजी अंतर प्रवाह शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज पर बढ़ती निर्भरता। आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम एकदम बेसिक बात करें तो यह किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य, आयात के मूल्य के बीच का जो एक अंतर है उसको दर्शाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होगा जब निर्यात जो है कम हो रहा है, निर्यात का जो मूल्य है कम है और आयात का जो मूल्य है वो अधिक है। क्लियर? तो इस स्थिति में क्या होगा कि हम आयात अधिक कर रहे हैं, अधिक मूल्य की वस्तुओं का कर रहे हैं, और निर्यात हम कम मूल्य की वस्तुओं का कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति होगी। अब यहां प्रश्न में आपसे कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ रही है। दैट मीन्स कि हम आयात, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न के हिसाब से अगर हम कहें तो हम आयात कम कर रहे हैं और निर्यात जो है अधिक कर रहे हैं, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर हम आयात कम कर रहे हैं, निर्यात अधिक कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आ रही है, ये स्थिति आएगी। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इस परिस्थिति में क्या होगा। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। देखो, विदेशी मुद्रा भंडार हमको क्यों चाहिए होता है? विदेशी मुद्रा भंडार हमको विदेशों से सामान खरीदने के लिए चाहिए होता है, आयात करने के लिए चाहिए होता है। तो अगर हम आयात में कमी हो रहा है और निर्यात करने से क्या होगा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आएंगे, और आयात करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ेगा। अगर आयात कम हो रहा है, निर्यात अधिक हो रहा है, तो दैट मीन्स कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे यहाँ बढ़ रहा है। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसकी हमें कम आवश्यकता है और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आ रहा है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट नहीं होगी। अगर यहाँ पे कह दिया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी तो सही होगा। ठीक है। दूसरा कथन देखो, इसकी घरेलू मुद्रा के मूल्य में संभावित अधिमूल्यन पोटेंशियल एप्रिसिएशन, ये भी सही बात है। घरेलू मुद्रा, अगर हम हमारी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा है, हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत कम पड़ रही है, हम कम डिमांड है क्योंकि हमें आयात कम करना पड़ रहा है, तो जो हमारी घरेलू मुद्रा है उसका मांग बढ़ेगा, उसका वो जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक मजबूत होगी, होने की संभावना रहेगी, तो अधिमूल्यन, पोटेंशियल अधिमूल्यन की संभावना रहेगी। तीसरा जो है अल्पकालिक पूंजी अंतर प्रवाह शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज पर बढ़ती निर्भरता। अब देखो, हमारे यहाँ अगर आयात कम हो रहा है, निर्यात हम अधिक कर रहे हैं, तो हमें हमारा क्या होगा, बाह्य ऋण पर हमारा जो निर्भरता, जो बाह्य ऋण पर हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। बाह्य ऋण पर निर्भरता कम होगी। अगर बाह्य ऋण पर निर्भरता क्यों कम होगी, बता दिया कि हम आयात कम कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो निर्भरता कम होगी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज पर निर्भरता भी हमारी कम होगी, तो ये भी गलत होगा। निर्भरता अगर कम होगी कहता तो कथन सही होता। पूछा है कितने कथन सही हैं, तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। देखिए आप लोग, ये कह रहा है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23
2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पिछले सर्वेक्षण के बाद से शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। शहरी परिवारों के व्यय में तीव्र वृद्धि देखी गई है। ठीक। दूसरा कह रहा है, पंजाब में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो है वो उच्चतम था। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो जो हमारा जो पीटीएस टेस्ट है उसमें भी हम लोगों ने जो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात किया है। ठीक है, और ये एक पोटेंशियल एरिया है जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है, हो सकती है। इसमें पहला स्टेटमेंट जो है, पिछले सर्वेक्षण के बाद से शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। ये बात ठीक है, यहां तक ठीक है कि दोनों के उपभोग में वृद्धि हुई है। लेकिन इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है, शहरी परिवारों के व्यय में तीव्र वृद्धि देखी गई है, ये गलत है। शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवारों की खपत जो है उसमें तीव्र वृद्धि देखी गई है। ग्रामीण परिवारों में जो है अधिक वृद्धि देखी गई है शहरी परिवारों की तुलना में। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पंजाब में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो है वो उच्चतम था। यह भी गलत है। अगर आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा तो अर्बन ये दो तरह से बांट कर देता है, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग देता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से देता है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सिक्किम में जो था एमपीसी वो सर्वाधिक था। ठीक है, सिक्किम में मैक्सिमम था, और अगर न्यूनतम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में था। इसको भी आप साथ के साथ ध्यान में रखें कि न्यूनतम जो था ये छत्तीसगढ़ में था। इस हिसाब से ये दोनों कथन जो है गलत है। तो सही, आपसे पूछा कौन से कथन सही है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो। अब देखो यहां कुछ और चीजें जो है साथ के साथ आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये जो आप जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है ये करवाता कौन है या किसके द्वारा करवाया गया है, तो ये एनएसओ द्वारा करवाया गया। एनएसओ 2019 में एनएसओ बना है, एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर। ठीक है, अभी भी ये डाटा जो है ये एनएसएसओ द्वारा लिया जा रहा है, द्वारा किया जा रहा है। बट अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट एनएसओ एनएसएसओ कुछ भी हो तो आप उसको सही मानिएगा। ठीक, एनएसओ के तहत एनएसएसओ द्वारा करवाया जा रहा है। ये एनएसओ जो है ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, मॉस्पाई के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके तहत आता है। एक दो चीज़ें और जो यहाँ इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये इससे पहले जो आंकड़ा ये सर्वेक्षण हुआ था ये 2017-18 में हुआ था, लेकिन उसके डाटा जो हैं आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। तो 10 सालों बाद उससे पहले जो हुआ था वो 11-12 में हुआ था और उसी का डाटा हमारे पास उपलब्ध था। जो 17-18 में हुआ था उसमें डाटा की गुणवत्ता के संदर्भ में कुछ समस्याएं थी, सरकार ने इसलिए वो डाटा रिलीज नहीं किया था। 17-18 में सर्वेक्षण हुआ था लेकिन डाटा रिलीज नहीं किया गया था। ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये आमतौर पर 5 साल में किया जाता है और 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो सर्वे है ये अगस्त 2023 से अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच का ये रहा था। 1 साल की अवधि में जो आंकड़े लिए गए थे इसके लिए वो करवाया गया था। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, हमने राज्यों के संदर्भ में बात किया कि राज्यों में टॉप पर सबसे अधिक एमपीसी जो मासिक औसत प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है वो सर्वाधिक किसका है, सिक्किम का है, और न्यूनतम किसका है, छत्तीसगढ़ का है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें, यूटीज के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम जो है एमपीसी वो है आपको चंडीगढ़ का। ठीक है, और न्यूनतम जो है
मिनिमम अगर हम यूटीज के आधार पर बात करें तो ये है आपको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लद्दाख में न्यूनतम है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो आपको लक्षद्वीप के लिए है, मिनिमम जो है मैक्सिमम चंडीगढ़ के लिए है, मिनिमम ग्रामीण क्षेत्रों में लद्दाख के लिए है, और मिनिमम शहरी क्षेत्रों में जो है वो लक्षद्वीप के लिए है। तो इसके कुछ आंकड़े जो हैं उसको भी आप साथ के साथ ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल जो है, इससे किसी भी डायमेंशन से जोड़कर आपके से सवाल पूछा जा सकता है। एक चीज और था जो मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसके संदर्भ में जो है अगर हम वृद्धि के हिसाब से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लगभग 40.42% की वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 33% के आसपास की वृद्धि हुई है। हालांकि आपको एब्सोल्यूट ये डाटा की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, शहरी क्षेत्रों में ये ध्यान में रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछला सर्वेक्षण था उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वृद्धि हुई। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप विस्तार से इसको जरूर तैयार कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, देखिए आप लोग। यह प्रश्न है भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता को कम कर सकता है। दूसरा है विदेशी बैंकों में INR खाता खोलने की अनुमति देने से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद मिल सकती है। और तीसरा है रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक संभावित चुनौती भारतीय व्यवसायों के लिए विनिमय दर जोखिम में वृद्धि है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। देखो, जो रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका बेसिक अर्थ क्या हुआ, अगर हम एकदम सामान्य अर्थों में बात करें कि अगर ये टर्म हुआ कि भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक मतलब हुआ कि हम जो सीमा पार व्यापार है, जो विदेशी व्यापार है, वहाँ वो किस चीज़ में हो? वो रुपये में हो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है रुपये की स्वीकार्यता बढ़ना। इतना सिंपल, एकदम सिंपल सा। अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि सीमा पारीय व्यापार में, सीमा पारीय व्यापार, लेन देन जो भी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार्यता इसकी बढ़ रही है। अगर हम सीमा पारीय व्यापार में रुपया में हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता इसकी बढ़ेगी। क्लियर? इतना बेसिक मतलब अगर आपको आइडिया है तो बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल। ठीक, पहला क्या है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता को कम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम विदेशी मुद्रा भंडार क्यों बना के रखते हैं? हम विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए बना के रखते हैं क्योंकि हमें अगर विदेश से आयात करना है कुछ भी, तो उसको हमें पे करने के लिए हमें डॉलर या अन्य जो विदेशी स्वीकार्य मुद्राएं हैं उसका भंडार बनाए रखना है, क्योंकि वो रुपये में स्वीकार नहीं करेंगे, रुपये को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, अर्थात रुपये का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार्यता बढ़ती है, तो हम रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम रुपये में ट्रेड कर सकते हैं तो हमें इसको बनाए रखने की कोई ज़रूरत, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा हमारे पास कि हम विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए ही रखें, क्योंकि हम रुपये में भी ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट है, सही है ये बात। दूसरा है विदेशी बैंकों में INR खाता खोलने की अनुमति देने से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद मिल सकती है। ये भी बिल्कुल सही बात प्रतीत हो रहा है। अगर हम विदेशी बैंकों में INR खाता खोलने की अनुमति देंगे तो क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, निवेशक हैं, वो रुपये में लेन देन करेंगे। INR में लेन देन बढ़ेगा इससे। अगर INR में, इंडियन नेशनल रुपी में लेन देन बढ़ेगा तभी तो इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो डेफिनेटली अगर ये काम हम करते हैं, विदेशी बैंकों को में INR खाता खोलने की अनुमति देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीयकरण को ये एक तरह से मजबूती प्रदान करेगा, संपुष्ट करेगा। क्लियर? तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक संभावित चुनौती भारतीय व्यवसायों के लिए विनिमय दर जोखिम में वृद्धि है।
लॉजिकल लग रहा है? विनिमय दर जोखिम क्यों बढ़ेगा इससे? विनिमय दर जोखिम तो कम होगा ना। अभी क्या होता है कि विनिमय दर को लेके हम अंतर्राष्ट्रीय जो करेंसी है, डॉलर के संदर्भ में ही समझ लो, उसके उतार चढ़ाव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी का बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर ऐसा होता है कि रुपया एक मजबूत करेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित होती है, तो डेफिनेटली हम जो हमारे ट्रेडर्स होंगे उनके लिए विनिमय दर जोखिम का एक बहुत बड़ा खतरा नहीं रहेगा। तो ये उल्टा स्टेटमेंट है। अगर विनिमय दर जोखिम में कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा सही है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। देखिए आप लोग, ये प्रश्न है, इसमें डीएपी जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी भारत में दूसरा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। अगला स्टेटमेंट है नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट अपने सूक्ष्म कण आकार के कारण पौधों द्वारा अधिक दक्षतापूर्वक अवशोषित होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दक्षता बेहतर होती है। तीसरा स्टेटमेंट है पारंपरिक डाई अमोनियम फॉस्फेट नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है लेकिन कम सुविधाजनक है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही, इसमें से कौन सा कथन, कितने कथन सही हैं। चलो देखते हैं। देखो, डीएपी जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट की अगर हम बात करें, आप अगर पादपों के बारे में जान रहे होंगे तो 3 जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं एनपीके जो उनके लिए ज़रूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस उसमें फास्फोरस एनपीके का जो ये पी है, फास्फोरस है, वो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है किसके द्वारा? तो डीएपी के द्वारा, डाई अमोनियम फॉस्फेट के द्वारा। ये कथन बिल्कुल सही है कि दूसरा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला भारत में उर्वरक है। पहले पे कौन सा है? पहला यूरिया है। ठीक है, यूरिया किसके लिए है? बेसिकली नाइट्रोजन के लिए। और डीएपी किसके लिए है? फास्फोरस के लिए है। ये दूसरा, भारत में दूसरा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है। तो ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट अपने सूक्ष्म कण आकार के कारण पौधों में द्वारा अधिक दक्षतापूर्वक अवशोषित किया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दक्षता बेहतर होती है। देखो, ये एकदम से लॉजिकल बात लग रहा है। आपने पूर्व में देखा होगा यूपीएससी ने नैनो यूरिया पे सवाल पूछ रखा है। अगर बेसिक आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा तो नैनो टेक्नोलॉजी का एक हम लाभ देखते हैं कि टारगेटेड रहता है, बहुत सूक्ष्म हुआ तो बहुत टारगेटेड रहता है। तो जो इसका दक्षता है ना, इफिशियंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो बहुत कम मात्रा में भी प्रयोग किया जा सकता है और बहुत अधिक दक्ष होगा। तो डेफिनेटली ये जो ओवरऑल मतलब पारंपरिक जो डीएपी का प्रयोग होगा उसकी तुलना में नैनो डीएपी जो है ये अधिक दक्ष होगा। ठीक, तो ये कथन सही है। तीसरा है पारंपरिक डाई अमोनियम फॉस्फेट नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। देखो, गलत है। अगर ऐसा होता, कोई भी चीज़ जो नया डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका प्रयोग, इतना ज़्यादा प्रयोग को सरकार बढ़ावा ही नहीं देती। अधिक जो नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, नैनो डीएपी है, ये अधिक लागत प्रभावी है। ठीक है, लागत ऐसे अधिक लागत प्रभावी है कि समझो, एक एग्जांपल आपके जो अप्रोच आंसर है उसमें भी दिया होगा कि 500 ml की जो एक सीसी आती है इसकी बोतल, वो लगभग आपको 50 kg का जो पैकेट आता है डीएपी का, परंपरागत डीएपी का, उसके बराबर इफिशियंट है। 500 ml का जो ये बोतल है नैनो डीएपी का, वो बराबर है किसके? 50 kg के पैकेट के बराबर है इफिशियंसी में। और जो ये 500 ml का बोतल है, इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज़ है। और जो 50 kg का पैकेट है, इसका प्राइस जो है अप्रोक्सीमेटली 1350 है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है? नैनो डीएपी। दूसरा पार्ट देखो,
लेकिन कम सुविधाजनक नहीं। जो नैनो डीएपी है ना वही ज़्यादा सुविधाजनक है। कि अब इसको देखो, छोटे छोटे बोतल में 500 बोतल, आप कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल जैसा समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो जाएगा। तो अधिक लागत प्रभावी भी है, अधिक सुविधाजनक भी है नैनो डीएपी पारंपरिक डीएपी की तुलना में। तो ये वाला कथन जो है गलत है, विकल्प बी सही हो जाएगा। कितने कथन सही हैं। यहां एक चीज और ध्यान में आप रख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा क्यों गया है। हाल ही में क्या हुआ है कि जो इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल में, ये इसी के कारण ये चर्चा में रहा था, इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल में जो है एक नैनो डीएपी का प्लांट लगाया गया है, जो कि प्रतिदिन जो है ये आपको 2 लाख नैनो डीएपी की जो बोतल है 500 ml वाला, उसका प्रोडक्शन करेगा, 2 लाख बोतल का प्रोडक्शन करेगा। इसी के कारण ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, चर्चा में था। ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी, ये जो नैनो डीएपी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके संदर्भ में जो बातें हैं, ये आपको मतलब एक पोटेंशियल सवाल बन सकता है। और चर्चा में क्यों था? क्योंकि इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल में एक नया फैक्ट्री लगाया गया है नैनो डीएपी का। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। देखिए आप लोग, ये प्रश्न संख्या 20 जो है ये है आपको ग्लोबल मिनिमम टैक्स के संदर्भ में। पढ़िए आप लोग सवाल। वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स का आरंभ बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज के अंतर्राष्ट्रीय निवेश निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकता है? पहला है, उच्च कराधान के कारण समग्र वैश्विक निवेश में कमी आ सकती है। दूसरा है, निवेश निर्णय कर लाभ के बजाय बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं। तीसरा है, निम्न कर दरों का लाभ उठाने के लिए कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में अधिक निवेश करने की संभावना है। और चौथा है, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, कर विचारण बाजार संभाव्यता हेतु प्रमुख नहीं है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिनिमम ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, जीएमटी है, ये है क्या। तो ये ओईसीडी द्वारा जो है प्रपोज्ड है, ओईसीडी ने कहा है कि 15% जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाना चाहिए। 15% का एक ये रखा है कि 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाना चाहिए एमएनसीज पर। आपने एक कॉन्सेप्ट बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा इकोनॉमी में, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। देखो होता क्या है कि आमतौर पे जो एमएनसीज हैं वो किसी नाम में ही जुड़ा हुआ है, मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय, तो कई राष्ट्रों में है। ये क्या करते हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं ऐसे देशों में जहां आप टैक्स हेवन कंट्रीज के रूप में जिसको आप जानते हैं, जहां कर की दर बहुत कम या ना के बराबर है, वहां शिफ्ट करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो ऐसे एमएनसीज का जो बड़ा बाजार है, जहां यह मूल रूप से कार्यरत हैं, जहां से इनको प्रॉफिट आ रहा है, जहां इनका कस्टमर बेस है, उस देश में जो है, उस देश की सरकार को जो है एक तरह से समझो नुकसान होता रहा है परंपरागत रूप से। इसके कारण इसको काउंटर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था है उसमें सुधार की निरंतर बात की जाती रही, उसी से संबंधित है ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है, अभी हाल ही में ओईसीडी द्वारा यह प्रपोज किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि 15% जो है मिनिमम जो है इनको अपने प्रॉफिट पर, जो एमएनसीज हैं, एक लिमिट बताया गया है जिनका कि लिमिट है 750 बिलियन यूरो के आसपास। अगर कोई कंपनी उसका साइज 750 बिलियन यूरो के आसपास है तो उस पे ये आरोपित किया जाए, ये जीएमटी निश्चित तौर पर लगेगा और इसकी दर जो है 15% होगी। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि इम्पैक्ट क्या होगा। पहला वाला देखो कि उच्च कराधान के कारण समग्र वैश्विक निवेश में कमी आ सकती है। ये बहुत रैशनल लग रहा है सुन के कि देखो ऐसा नहीं है कि वैश्विक निवेश में कमी आएगी,
वैश्विक निवेश में जो कंपनियों को व्यवसाय तो करना ही है, तो अगर आप मान लो कि पहले क्या होता था कि टैक्स हेवन कंट्रीज आप सुनते होगे, सिंगापुर, मॉरिशस, ऐसे देशों में, स्विट्जरलैंड, ऐसे देशों में रजिस्टर्ड करती है कंपनी अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए। तो अब अगर मान लो कि कोई कंपनी है किसी टैक्स हेवन कंट्री में अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है और वहाँ पे मान लो कर का दर 3% है, तो बाकी जहाँ पे ये कंपनी कार्यरत है या रजिस्टर्ड है एक तरह से, वहाँ की जो सरकार है उसको ये अधिकार होगा कि रेस्ट जो 12% का गैप है वो ये आरोपित कर सकती है वहाँ पे। तो इसके कारण कंपनियां क्या है, अब ये टैक्स हेवन कंट्री की तरफ जो भागने की उनकी प्रवृत्ति होगी उसको एक तरह से रोका जाएगा। ठीक, उस हिसाब से हम देखें तो दूसरा विकल्प पर निवेश निर्णय कर लाभ के बजाय बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा तार्किक लग रहा है। कैसे तार्किक लग रहा है कि अब देखो टैक्स हेवन कंट्री की तरफ भागने का कोई फायदा तो है नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, निवेश को जो बेसिक ऐसी इकोनॉमी जहां जो ज्यादा प्रॉमिसिंग इमर्जिंग इकोनॉमी दिख रही है वहां पे ज्यादा निवेश की संभावना होगी। तो जो एमएनसीज है उनका निर्णय किससे प्रभावित होगा, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक का थ्योरी है, फंडामेंटल इकोनॉमिक थ्योरी है, उससे प्रभावित होगा, ना कि केवल टैक्स बचाव से। क्लियर, इसको ध्यान में रखना है। विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा आपका। यहाँ कुछ और चीजें जो है आप साथ के साथ ध्यान रख सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि आपसे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि जीएमटी किसके द्वारा प्रपोज्ड है, तो ओईसीडी द्वारा प्रपोज्ड है। इसकी दर की बात करें हम तो 15% है। इसमें दो पार्ट में इसको बताया गया है। एक पार्ट में ये बताया गया है कि 25% जो कंपनियों का प्रॉफिट है वो एक तरह से उसी मार्केट में जहां से वो प्रॉफिट कर रहे हैं वहां री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो 15% है ओईसीडी द्वारा प्रपोज्ड ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स का दर हो जाएगा। बाकी इसमें से ठीक है, क्लियर। एक चीज यहां पे मैंने ये संभवतः 750 बिलियन लिख दिया है, ये 750 मिलियन यूरो है। ठीक है, 750 मिलियन है। 750 मिलियन यूरो का प्रॉफिट अगर कोई कंपनी कमा रही है तो उस पे ये मैंडेटरी लागू होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। देखिए आप लोग, ये प्रश्न है चीनी उद्योग से जुड़ रहा है। चीनी उद्योग के संदर्भ में कुछ बातें। चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से भारत सरकार द्वारा विनियमित है? चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाना, एफआरपी जो होता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। दूसरा है न्यूनतम मूल्य जिस पर चीनी मिलें बाजार में चीनी बेच सकती है। आपसे पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। चलो देखते हैं। अगर इसकी बात करें हम, एमएसपी की हम बात करें, आपने पढ़ा होगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसी के तरह एफआरपी गन्ने के लिए क्या दिया जाता है सरकार द्वारा, एफआरपी। और एफआरपी की घोषणा कौन करती है? केंद्र सरकार। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि एफआरपी, ये पहला जो स्टेटमेंट है पूछा है कौन सा भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड है, तो चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाना। तो यही ये जो न्यूनतम मूल्य है ये क्या होता है? एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। एफआरपी का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार। घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका जो इसके संदर्भ में सिफारिश जो है, जो कृषि मूल्य आयोग है सीएसीपी द्वारा किया जाता है, और इस पे जो अंतिम, ये ध्यान रखना है कि इसकी सिफारिश सीएसीपी द्वारा की जाती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा, जैसे एमएसपी के लिए भी सिफारिश करती है सीएसीपी, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीए। तो ये ध्यान रखना है, अंतिम निर्णय जो है अनुमोदित करेगा। कई बार सवाल में स्टेटमेंट की अनुमोदित वाला हो तो वो ध्यान रखना है कि वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, जबकि उसकी सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी करता है।
तो एफआरपी तो भारत सरकार द्वारा घोषणा की ही जाती है। यहाँ पे एक और आप सैप के बारे में भी सुनते होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा मूल्य दिया जाता है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस जो होता है वो, और यही विवाद का कारण रहता है। अक्सर जो चीनी मिल मालिक हैं, उनका कहना रहता है कि जो एफआरपी भी ज़्यादा है और स्टेट उसको और थोड़ा, सैप को और थोड़ा ज़्यादा कर देती है, एफआरपी से ज़्यादा होता है सैप, क्योंकि ये एक तरह से समझ लो कि काफ़ी पॉपुलर डोमेन का निर्णय है, किसानों के प्रति काफ़ी मतलब राजनीतिक रूप से संवेदनशील निर्णय रहता है। तो अलग अलग राज्यों द्वारा, जहाँ जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, वहाँ पे सैप की घोषणा की जाती है। इसी के संदर्भ में एक विवाद अभी आया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआरपी जो है वो मिनिमम मतलब सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है, ऐसा समझे कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एफआरपी जो है ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए सैप जो है जरूरी हो जाता है। ठीक, इसी के कारण ये समझ लो एक तरह से चर्चा में आ गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, एफआरपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। दूसरा है न्यूनतम मूल्य, ये देखो जो जिस पर चीनी बेची जा सकती है, इसको एमएसपी, इसको भी एमएसपी ही कहते हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है। तो जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो चीनी मिल जो है न्यूनतम प्राइस जिस पर बाजार में चीनी बेच सकते हैं, वो भी, उसका भी निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में संभवतः यह 3100 रुपये पर क्विंटल है। और ये एक बड़ा तनाव का कारण या बड़ी समस्या का कारण रहता है, क्योंकि चीनी के एमएसपी में वृद्धि नहीं की जा रही है, चीनी के मतलब जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसमें वृद्धि नहीं की जा रही है, और गन्ने के एफआरपी में रेगुलर वृद्धि होती है। तो इसका क्या होता है कि ओवरऑल जो बैलेंस है चीनी मिल के संदर्भ में, वो गड़बड़ा जाता है। और भारत में जो मतलब चीनी उत्पादन है वो काफ़ी मतलब वैश्विक मार्केट से प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाता है। वहाँ भी ये जो एक विरोधाभास है उसका एक कारण है, वैश्विक मार्केट में हमारे जो चीनी मूल्य है वो काफ़ी मतलब प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाता है। एक चीज़ और आप यहाँ पे, ये दोनों कथन सही हैं तो आप विकल्प सी हो जाएगा। एक दो चीज़ें और आप ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे कि जो सुधार के लिए, चीनी मिलों के सुधार के लिए अगर बात की जाए तो ऐसा प्रपोज्ड किया जा रहा है, ऐसा मतलब सुझाव दिया जा रहा है कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एथेनॉल उत्पादन है या अन्य जो मतलब बाय प्रोडक्ट्स हैं चीनी मिल की, उसके चीनी मिलों को उस पर भी फोकस करना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट्स ठीक ठाक तरीके से मतलब उत्पादित हो, ताकि वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट इफेक्टिव बन पाए। क्लियर? यहाँ पे आप एक बार अगर चीनी उद्योग के बारे में है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा चीनी उद्योग के बारे में, बेसिक जो है, बेसिक फैक्ट्स जो है। भारत में ये कपास, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसके बाद कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें लगभग जो है 5 लाख श्रमिक जो हैं प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो जुड़े रहते हैं। विश्व में अगर हम चीनी उत्पादन की बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर है चीनी उत्पादन में भी, उपभोग में। हम लोग उत्पादित भी करते हैं सबसे ज़्यादा और खाते भी सबसे ज़्यादा हैं। निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर है। और भारत में जो है अभी जो वर्तमान में है, संभवतः महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर उत्तर प्रदेश है। एक ये डाटा बदलते रहता है, इसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्विकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। यह है एनएसएसओ द्वारा रोजगार पर किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तथा पिछले 5 वर्षीय सर्वेक्षणों के बीच निम्नलिखित में से मुख्य अंतर, कौन सा मुख्य अंतर है? पहला है पीएलएफएस विशेष रूप से शहरी बेरोजगारी पर केंद्रित है, जो कि अगला है पीएलएफएस पंचवार्षिक सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक बड़े आकार के नमूनों का उपयोग करता है। तीसरा है पीएलएफएस पूरे वर्ष बारंबार डेटा एकत्र करता है। और चौथा है पीएलएफएस श्रमिक जनसंख्या अनुपात को नहीं मापता है। देखो ये वाला जो सवाल है इसका सही उत्तर है जो विकल्प सी है, पीएलएफएस जो है पूरे वर्ष बारंबार डेटा एकत्र करता है। जो एनएसएसओ द्वारा पहले जो पंचवार्षीय सर्वेक्षण होता था, 5 साल में एक बार होता था, तो बेहतर डाटा नहीं मिल पाता था। ये पीएलएफएस जो है पूरे साल मतलब डाटा एकत्र करता रहता है,
तो पूरा का पूरा जो लेबर मार्केट है उसके बारे में हमारे पास एक बेहतर इंसाइट, बेहतर समझ उसकी हमारे पास आ पाती है। ये इसका एक पॉजिटिव पार्ट है। ठीक, अंतर क्या है कि ये रेगुलर डाटा लेते रहता है और पहले रेगुलर निरंतर डाटा संग्रह करता है, और पुराना जो था वो 5 वर्ष में एक बार करता था। तो यही विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर होगा। पहला जो देखो ऑप्शन पीएलएफ विशेष रूप से शहरी बेरोजगारी पर केंद्रित है, गलत है। दूसरा जो है पीएलएफएस पंचवार्षिक सर्वेक्षणों की तुलना में ये कोई भी कथन जो है मेजर डिफरेंस को नहीं बता रहा है। जो विकल्प सी है वो आपका मेजर डिफरेंस को बता रहा है। क्लियर? आसान था ये प्रश्न, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन पर आधारित। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। देखो, ये गिग इकोनॉमी से जो रिलेटेड है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि संभावित रूप से निम्न में से किसका कारण बन सकती है? कार्य के औपचारीकरण, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क के कारण कर राजस्व में वृद्धि, सरकार पर सामाजिक सुरक्षा का बोझ कम होना, उन्नत श्रमिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा कवरेज, और रोजगार सुरक्षा और पारंपरिक कर्मचारी लाभों में कमी। ये भी सवाल कंपैरेटिवली आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए अगर आपको बेसिक पता है कि गिग इकोनॉमी होता क्या है। देखो, गिग इकोनॉमी कुछ नहीं है, ये बेसिक मैं मानकर चल रहा हूँ आप बेसिक इसके बारे में जान रहे होंगे। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो जॉब है या सेवा प्रदान की जाती है, कि एक असाइनमेंट बेस, कोई खास काम आपको दिया गया, खास अवधि में करने के लिए दिया गया, आप वो काम पूरा कर रहे हैं। फिर ना तो आपके एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच कोई प्रॉपर जो परंपरागत मतलब एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है वो नहीं होता है। ये टेम्पररी होता है और टेम्पररी बेस्ड होता है, असाइनमेंट, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित जो असाइनमेंट्स हैं उस पर आधारित होता है। ये गिग इकोनॉमी का बेसिक। इसके एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि जैसे कि जितने भी प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म सर्विसेज मतलब आप अमेजन देख लो, जोमेटो देख लो, अर्बन कंपनीज देख लो, ये जो कंपनियां काम करती है, ये प्लेटफॉर्म सर्विस, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है, वहाँ आप अपना सर्विस देते हो और जो भी आप उसके बदले आपको पारिश्रमिकी है वो प्राप्त होता है। जो परंपरागत व्यवस्था है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, वो नहीं फॉलो होता है। इतना बेसिक गिग इकोनॉमी के बारे में पता होगा तो फिर ये सवाल बहुत आसान है। अब देखो, पहला कह रहा है कार्य के औपचारीकरण। औपचारीकरण तो हो ही नहीं रहा है ना, एक तरह से अनौपचारीकरण हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन तो कम हो रहा है इसमें, के कारण कर राजस्व में वृद्धि। गलत बात, फॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं रहा है इसमें। दूसरा है सरकार पर सामाजिक सुरक्षा का बोझ कम होना। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का बोझ कम होना? फॉर्मलाइजेशन होता अगर वर्कफोर्स का, फॉर्मलाइजेशन अगर होता जॉब का, तो संभव था कि जो एम्प्लॉयर हैं वो उनको जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ है वो देते। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आधारित है तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ देंगे ही नहीं। तो इसका अंतिम एक मतलब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? इसका कंक्लूजन हो सकता है कि सरकार पर इसका दबाव बढ़ सकता है सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने का। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा है उन्नत श्रमिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा कवरेज। कैसे उन्नत श्रमिक लाभ होगा? कोई बस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, टेम्पररी है, तो ये भी दूसरे स्टेटमेंट जैसा ही है, गलत हो जाएगा। अंतिम पर हो रोजगार सुरक्षा और पारंपरिक कर्मचारी लाभों में कमी। बिल्कुल सही, रोजगार सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं जरूरत है, आपके एम्प्लॉयर को आपकी जरूरत नहीं है, कोई हायर एंड फायर वाला जो परंपरागत रूल है वो नहीं फॉलो होता है। आज आपको आपकी जरूरत है, कल नहीं जरूरत है तो आपको हटा दिया जाएगा। तो रोजगार सुरक्षा नहीं है। पारंपरिक कर्मचारी लाभ, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट आधारित है तो पारंपरिक जो कर्मचारी लाभ हैं वो नहीं दिया जाना, हेल्थ बीमा नहीं दिया जाएगा, अन्य जो बीमा सुविधाएं हैं वो भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो विकल्प डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस तरह से गिग इकोनॉमी बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो वो एक साथ अपॉर्चुनिटीज तो ला रही है। लोग जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बहुत बार उनको लाभ मिल जाता है कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो एक तरह से इसके दोनों पक्ष हैं। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। देखिए, ये है जेपी मॉर्गन क्या जो सरकारी बॉन्ड इंडेक्स है, हाँ, जेपी मॉर्गन के सरकारी बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स GBI-EM में भारत के शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार के बॉन्ड प्रतिफल यील्ड में कमी होने की उम्मीद है। दूसरा है, प्रत्याशित अधिक ऋण प्रभाव डेब्ट फ्लो से रुपये के मजबूत होने की संभावना है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि जेपी मॉर्गन ने, ये करंट में इसलिए चर्चा में आ गया कि जेपी मॉर्गन ने घोषणा की है कि उसका जो सरकारी बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट के लिए है, उसमें भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल किया जाएगा। भारतीय सरकारी बॉन्ड शामिल होगा कब से? जून 2024 से। इसी कारण ये चर्चा में आ गया है। अब इसका देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, भारत सरकार के बॉन्ड प्रतिफल में कमी होने की उम्मीद है। बॉन्ड प्रतिफल क्या होता है? बॉन्ड प्रतिफल वो होता है कि बॉन्ड के प्रति, मतलब बॉन्ड यील्ड, जो आपको रिटर्न मिलता है। अब अगर जेपी मॉर्गन भारतीय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको शामिल कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इसका एक प्रभाव आप ऐसे समझो कि ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से मार्केट में। ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा, सरकारी बॉन्ड का डिमांड, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? इसका मूल्य भी बढ़ेगा। मूल्य बढ़ेगा तो इसमें जो यील्ड है वो कम हो जाएगा, जो प्रतिफल है वो कम हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड जो है, मतलब इस पे जो रिटर्न आएगा वो कम आएगा, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा। ठीक, आप देखोगे ऐसे इसको सामान्य लॉजिकल तरीके से भी समझो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसका क्योंकि ज़्यादा सेफ माना जाता है, ज़्यादा सेफ माना जाता है तो रिटर्न कम होता है, यील्ड, बॉन्ड यील्ड उसका कम होता है। लगभग उसी तरह का कॉन्सेप्ट पे कि अगर इसमें इंडियन बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में शामिल हो रहा है तो इसका क्या होगा? इसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल यील्ड जो है कम हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रत्याशित अधिक ऋण प्रवाह डेब्ट फ्लो से रुपये के मजबूत होने की संभावना है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ऑब्वियसली इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होंगे, तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 10 बिलियन के आसपास जो है, 10 बिलियन US डॉलर जो है भारतीय मार्केट में आने की संभावना रहेगी। तो इससे क्या होगा? अगर विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह बढ़ रहा है देश में, तो ऑब्वियसली जो देसी मुद्रा है वो तुलनात्मक रूप से मजबूत हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों कथन जो है, विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न, मतलब अगर आपने करंट के न्यूज़ को थोड़ा ठीक से देखा होगा तो ये प्रश्न भी बहुत आपके लिए परेशान करने वाला नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, बस उसको थोड़ा करंट से जोड़ दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। देखिए, ये है अनुसूचित सहकारी बैंकों पर, जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उस पर। अनुसूचित सहकारी बैंकों की अवधारणा का उल्लेख प्रायः समाचार पत्रों में किया जाता है। अनुसूचित होने से सहकारी बैंकों को क्या लाभ मिलते हैं? पहला है, अनुसूचित बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की आवश्यकता कम होती है। दूसरा है, अनुसूचित बैंक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो सुविधा से धन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है, अनुसूचित बैंकों को खराब ऋण, बैड लोन हेतु प्रोविजनिंग मानदंडों में, प्रोविजनिंग नॉर्म्स में छूट मिलती है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। देखो, सबसे पहले तो अनुसूचित जो शब्द है, शेड्यूल जो है, ये किसको इंगित करता है? ये इंगित करता है कि अगर कोई बैंक RBI के शेड्यूल 2 में, अनुसूचित 2 में
शामिल है तो अनुसूची 2 में शामिल है, इसको इंगित करता है अनुसूचित बैंक होने के लिए। अक्सर आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सुनते होंगे, तो उसी तरह है ये। तो अनुसूची 2 में इसकी चर्चा है आरबीआई का, तो अनुसूचित बैंक हो गए। अब ये पूछ रहा है आपसे कि अनुसूचित होने पर सहकारी बैंकों को क्या लाभ मिल सकता है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अनुसूचित बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की आवश्यकता कम होती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा और इसको जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है अपने जो मतलब एक पार्ट होता है ऋण का, उसको रखना होता है रिस्क एसेट्स मैनेजमेंट के हिसाब से। तो इसमें कमी नहीं होगी, ये या तो सेम रहेगा या इनफैक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ज़्यादा ही कई बार हो सकता है। अभी अगर हम बात करें तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो ये 9% के आसपास है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, तो ये कम नहीं होगा। और जो कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसके लिए तो 12% के आसपास की आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषणा की है, तो कम नहीं होगा ये। क्लियर, ये वाला गलत है। दूसरा देखो, सूचित बैंक सीधे आरबीआई से की रेपो सुविधा से धन प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली अनुसूचित हुए तो कुछ तो लाभ मिलेगा, तो अनुसूचित बैंक सीधे जो है मतलब बैंक आरबीआई की सुविधा है रेपो रेट की, उससे धन प्राप्त कर सकते हैं, ये सिंपल है। तीसरा देखो, अनुसूचित बैंकों को खराब ऋण हेतु प्रोविजनिंग मानदंडों में छूट मिलेगी। प्रोविजनिंग मानदंडों में क्यों छूट मिलेगी? प्रोविजनिंग ये भी मतलब जो है प्रोविजनिंग मानदंडों में छूट, अगर शेड्यूल्ड बैंक हो गए तो उनको प्रोविजनिंग मानदंडों में कोई छूट नहीं मिलेगी। जो कोऑपरेटिव बैंक्स की समस्याएं इधर हाल के दिनों में आप देखोगे काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उसको दूर करने के लिए दृष्टिकोण से भी आरबीआई कई कदम उठा रही है, इसीलिए ये चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो इसमें से पूछा है आपसे कितने कथन सही हैं, तो एक ही कथन, पहला और तीसरा गलत है। विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, एक बार आप जो है क्विकली गो थ्रू इस प्रश्न के थ्रू आप जो है, एक तो अनुसूचित बैंक क्या होता है उसको बेसिक है, बट एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेना। दूसरा जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, ठीक है, सीआर के बारे में, और प्रोविजनिंग मानदंड। प्रोविजनिंग मानदंड क्या होता है? प्रोविजनिंग मानदंड होता है कि जैसे कि बैंक को अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अलग रखना होता है ताकि वो एनपीए या स्ट्रेस, एनपीए की अगर समस्या आए तो उसको मैनेज कर पाए फ्यूचर में, उसको बैलेंस करने के लिए क्वार्टरली इसको जो है एक पार्ट को ये रखना पड़ता है, प्रोविजनिंग मानदंड के तहत अपने प्रॉफिट का अलग कर रखना पड़ता है। तो इसके बारे में भी एक बार गो थ्रू कर लेना थोड़ा डिटेल से। क्लियर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। ये है भारत की राष्ट्रीय रसद नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय रसद नीति का लक्ष्य भारत में रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13% तक कम करना है। और कथन 2 है, भारत का प्रयास 2030 तक रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है। ये देखो, ये एसेरेशन रीजन टाइप सवाल है और आपसे मतलब वही एसेरेशन रीजन में कथन 1 कथन 2 दोनों सही है उस तरह के। अब देखो, ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। ये सितंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था और सितंबर 2023 में इसके 1 वर्ष पूरे हुए, इसलिए भी पूछा गया। तो ये आपसे मुख्य परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से भी पोटेंशियल सवाल हो जाता है। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो वर्तमान भारत सरकार है काफ़ी एग्रेसिवली उसमें सुधार के लिए कार्य कर रही है और उनके मतलब एक तरह से सेंटर में रहा है लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स जो है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये पॉलिसी में जो है, अगर आप पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के प्रोविजंस आपको नहीं पता हैं तो ये सवाल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो दोनों स्टेटमेंट एकदम से फैक्चुअल बातें हैं। और अगर आप देखो बात तो पीआईबी में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और वहीं से लगभग ये स्टेटमेंट लिया गया है।
पहला कथन जो है राष्ट्रीय रसद नीति जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का है, लक्ष्य भारत में रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13% तक कम करना है। ये गलत है। अब देखो एकदम फैक्चुअल बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कुछ कर नहीं सकते उसको। अब देखो क्यों गलत है कि इसमें अभी वर्तमान में जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट ये जीडीपी का 13 से 14% है। पीएम ने अपने मतलब भाषण में कहा है कि इसको जो है कोई तय ये नहीं किया गया है कि कितने पे लाना है, ये कहा है कि इसको सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है, अभी जितना है उससे घटाकर इसको सिंगल डिजिट में लाना है। क्लियर? तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब अगर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप देखो कि विकल्प ए नहीं हो सकता है, विकल्प बी नहीं हो सकता है, विकल्प सी नहीं हो सकता है। आंसर आपको सिर्फ एक तथ्य पता है तो आंसर आपका निकल जाएगा डी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दूसरा कथन सही है। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है भारत को टॉप 25 में आने का मतलब टारगेट रखा गया है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। आंसर तो हमारा आ गया डी। दूसरा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसको इस बार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम इस बार की बात करें जो वर्ष 2023 का ये रहा है, तो इसमें भारत का जो रैंकिंग रही है वो 38वां रहा है, 139 देशों में 38वां। इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसी के आधार पर जो है एलपीआई वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? एलपीआई। इसमें निरंतर सुधार हो रहा है और आगे भी भारत सरकार सुधार के लिए प्रयासरत है। इसके तर्ज पर जो है एक लीड्स जो है रिपोर्ट भारत में जारी की जाती है। इसके बारे में भी आप लोग लीड्स रिपोर्ट जो है हम लोगों ने पीटीएस टेस्ट में भी विस्तार से बात किया है, तो एक बार आप इसको जरूर देख लें। लीड्स रिपोर्ट में कौन जारी करता है, क्या है इसका रिपोर्ट। अभी हाल ही में इसका 5वां संस्करण जो है जारी किया गया था। साथ ही एक दो चीजें और आप यहां ध्यान रख सकते हो जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि लॉजिस्टिक सुधार के लिए हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा क्या सब कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, सागरमाला हो गया, भारतमाला हो गया, लीड्स रिपोर्ट हो गया। इस तरह के जितनी भी चीजें हैं उसको ध्यान में आपको रखना है। पीएम गति शक्ति हो गया, ये भी लॉजिस्टिक में सुधार के लिए है। तो पोटेंशियल है, कभी भी मुख्य परीक्षा में भी प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ये है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटा, आईएमएफ कोटा से जुड़ता है ये। तो चलो इसके आईएमएफ कोटा से जुड़ता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न संख्या 27। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा नियतांश आईएमएफ कोटाज का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्य देशों की मतदान शक्ति वोटिंग पावर को निर्धारित करना, आईएमएफ द्वारा ऋण के लिए पात्रता मानदंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करना, और तीसरा है विनिमय दर स्थिरता एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। आपसे पूछा गया है कि कितना कथन इसमें से सही है। चलो देखते हैं। ये भी बेसिक मतलब जो आईएमएफ के कोटा का बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। आईएमएफ कोटा होता क्या है? आईएमएफ कोटा सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए आईएमएफ कोटा होता क्या है। आईएमएफ कोटा कुछ नहीं, इसका जो मतलब वित्तीय एवं जो प्रशासकीय संरचना है ना आईएमएफ का, उसको प्रभावित करता है। प्रशासकीय संरचना का निर्धारक है, निर्धारक या आप बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं आप इसको। जो आईएमएफ का मतलब वित्तीय और प्रशासकीय संरचना है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये। ठीक, अब ये बेसिकली अगर हम बात करें तो चार चीजों को कोटा जो है आईएमएफ का कोटा जो है चार चीजों को निर्धारित करता है। पहला, ये निर्धारित करता है कि कोई देश जो है आईएमएफ के संसाधनों में अपनी कितनी हिस्सेदारी करेगा। संसाधनों में हिस्सेदारी,
संसाधनों में कितनी हिस्सेदारी करेगा, मतलब आईएमएफ का जो पूरा बजट है, आईएमएफ को कितना संसाधन पर्टिकुलर देश द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो वोटिंग राइट्स है, मतदान वोटिंग राइट्स है, उसका भी निर्धारण करेगा ये कोटा। तीसरा जो है, कोई देश कितना ऋण ले सकता है सामान्य इसमें सामान्य प्रोविजंस के तहत, वो भी निर्धारित होगा कोटा के तहत। मतलब ऋण तक पहुंच, आईएमएफ की ऋण तक पहुंच जो है वो कोटा निर्धारित करेगा। और चौथा है जो आईएमएफ की एक तरह से करेंसी समझ लो, एसडीआर जो हम बोलते हैं, तो एसडीआर का एलोकेशन जो होगा आईएमएफ का, वो भी कोटा के तहत ही होगा। ठीक, इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए, तो आप ये सवाल आसानी से कर सकते हो। पहला देखो, सदस्य देशों की मतदान शक्ति को निर्धारित करना, डेफिनेटली अभी हमने बात की है, कोटा 4 चीजों को निर्धारित करता है, उसमें से एक ये है। दूसरा, आईएमएफ द्वारा ऋण देने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना ऋण प्राप्त हो सकता है किसी राष्ट्र को सामान्य आईएमएफ के प्रोविजंस के तहत, तो वो कोटा का वो भी कोटा के तहत निर्धारित होता है। विनिमय दर स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, इसकी कहीं बात की है हमने? नहीं की है ही नहीं। तो क्या हो जाए, कितने सही हैं? तो जो है बी जो विकल्प है, केवल 2 सही हो जाएंगे। अब देखो कि ये अभी हाल में चर्चा में क्यों रहा। अभी हाल ही में आईएमएफ द्वारा क्या किया गया है कि इसके लिए जो 16वीं कोटा समीक्षा बैठक है, कोटा समीक्षा बैठक जो है वो किया गया है, जिसमें ये समीक्षा बैठक आमतौर पे क्या होता है कि हर 5 साल पे किया जाता है, जिसके तहत जो है कोटा में वृद्धि और अलग अलग देशों का जो है कोटा, उस बढ़े हुए मतलब कोटा में जो वृद्धि किया गया उसमें अलग अलग देशों की क्या हिस्सेदारी होगी, उसका निर्धारण कोटा समीक्षा बैठक में किया जाता है। किसी भी कोटा समीक्षा बैठक की पारित होने के लिए 85% वोटिंग जो है जरूरी है, और अमेरिका का अगर आपको ध्यान में होगा तो 15% से अधिक है अमेरिका की हिस्सेदारी। तो बिना अमेरिका के सहमति के आईएमएफ कोटा में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, मतलब आईएमएफ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है इस तरह से। क्लियर। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो कोटा है, मतलब अगर एक स्टेटमेंट ऐसे दे दे कि आईएमएफ कोटा किसको निर्धारित करता है, तो आमतौर पे प्रचलित रूप में अगर हम कहें तो कोटा वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश की एक तरह से सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सही नहीं रह गया है, भारत द्वारा हमेशा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति अगर हम बात करें तो आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कोटा भारत का जो हिस्सेदारी है वो लगभग 2.44% है, और ये 11th लार्जेस्ट जो है 13th लार्जेस्ट हिस्सेदारी है इसमें। तो हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है, लेकिन हमारी जो हिस्सेदारी है आईएमएफ कोटा में वो मात्र मतलब 2.44% है, और 13वें स्थान पर आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो परंपरागत धारणा रही थी कि कोटा आईएमएफ कोटा जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश की सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है, तो वो गलत साबित होती है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। देखिए आप लोग, प्रश्न 28 है, अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एशियन प्रीमियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एशियाई देशों को आपूर्ति किए जाने वाले कच्चे तेल पर ओपेक देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त छूट है। दूसरा है, एशियाई प्रीमियम में कमी से भारत की घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। देखो, अगर आपको पता होगा एशियाई प्रीमियम, बेसिक भी पता होगा, आपसे वन लाइनर भी पूछा जा सकता है सवाल कि एशियाई प्रीमियम क्या है, एशियन प्रीमियम क्या है, तो आप अगर ये बेसिक पता होगा कि ये क्या है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप आराम से समझ सकते हो। एशियाई प्रीमियम क्या होता है? एशियाई प्रीमियम होता है ओपेक देशों द्वारा लगाया जाता है, एशियाई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है,
कच्चे तेल के निर्यात पर, एशियाई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है कच्चे तेल के निर्यात पर। ठीक है, हमेशा से इसका विरोध किया जा रहा है, विशेषकर भारत हमेशा से एशियाई प्रीमियम का विरोध करके भारत का तर्क रहा है कि वो भारत मतलब एशियाई देशों को एशियाई छूट मिलना चाहिए, ना कि एशियाई प्रीमियम के नाम पर अतिरिक्त चार्ज देना चाहिए। इसका जो अभी दर था ये $10 प्रति बैरल था। ठीक है, अभी इसको घटाकर जो है $3.5 प्रति बैरल किया गया है। इसी के कारण ये चर्चा में था। ठीक, क्यों किया गया है $3.5 प्रति बैरल? कि जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से जो है भारत द्वारा और अन्य जो देश द्वारा हैं उसके द्वारा जो काफ़ी मात्रा में तेल का आयात किया जा रहा है, तो जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने, ओपेक कंट्री बेसिकली सऊदी अरबिया द्वारा जो है ये किया गया है, इसको घटाया गया एशियाई प्रीमियम को, इसीलिए चर्चा में था। अब आते हैं सवाल पे, यह एशियाई देशों को आपूर्ति किए जाने कच्चे तेल पर ओपेक देशों द्वारा प्रदान की जाने अतिरिक्त छूट है। गलत बात है, छूट कहाँ है, उल्टे ये तो वसूला जाता है, एक अतिरिक्त चार्ज है ये। दूसरा, एशियाई प्रीमियम में कमी से भारत की घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। क्यों घरेलू ब्याज दरों में क्यों वृद्धि होगी? अगर एशियाई, ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न समझना पड़ेगा, अगर एशियाई प्रीमियम कम हुआ तो क्या कच्चा तेल हमको सस्ता मिलेगा? कच्चा तेल अगर सस्ता मिल रहा है हमें, तो ओवरऑल जो इकोनॉमी के इन्फ्लेशन है, मतलब लागत जो है, लागत कम हो जाएगा। एक कच्चा तेल हमारे पूरे इकोनॉमी में लागत को प्रभावित करता है, तो लागत कम होगा, लागत कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब जो लागत जन्य इन्फ्लेशन है वो कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा उससे। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो घरेलू ब्याज दरों में कमी होगी ना, वृद्धि थोड़ा होगी। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, पीएम स्वनिधि। देखिए पूछा गया है कि पीएम स्वनिधि किसके द्वारा शुरू किया गया है, की गई एक पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये एकदम से फैक्चुअल सवाल है, जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो मतलब इसके लिए पीएम स्वनिधि का ये नोडल मंत्रालय है। पीएम स्वनिधि क्या है? ये है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये क्या था? ये बेसिकली आपको ध्यान में होगा 24 मार्च 2020 का दिन लॉकडाउन कोविड के कारण लगाया गया, तो इसके कारण बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना मतलब उनकी रोजी रोटी, उनका रोजगार जो चला गया, उनको कोलेट्रल फ्री मतलब कि संपार्श्विक मुक्त जो है ऋण देने की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। 10,000 तक का इसमें ऋण दिया जाता है और 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उसको इस ऋण देने की बात की गई है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास जो जहां स्ट्रीट वेंडर अर्बन क्षेत्रों में अगर कार्यरत हैं तो उनके पास जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए स्ट्रीट वेंडर का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोलेट्रल फ्री है, अगर कोई अगर कोई अपना ऋण सही से वापस करता है, 100 समय वापस करता है तो उसको 7% की ब्याज छूट है। आगे जो है इससे बढ़ा हुआ ऋण का सुविधा एक्सेस बढ़ जाएगा उसका, 10,000 के बाद 20,000 50,000 तक के भी ऋण की व्यवस्थाएं की गई है। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव शुरू किया गया था आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30।
देखिए ये भी स्कीम आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जीवन मिशन की क्रियान्वयन रणनीति का प्रमुख घटक नहीं है? पहला है कार्य क्षमता बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं को पुनः स्थापित करना। दूसरा है पेयजल स्रोतों के पास भूजल पुनर्भरण संरचनाएं। तीसरा है पाइप नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी केंद्रों में बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र लगाना। और चौथा है संचालन रखरखाव एवं जल गुणवत्ता निगरानी पर सामुदायिक स्तर के कर्मियों को प्रशिक्षण देना। जो जल जीवन मिशन है ये बेसिकली क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी ग्रामीण परिवारों तक जो है निरंतर जो है जल की आपूर्ति किससे? आपको जो नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है सभी ग्रामीण परिवारों तक। टारगेट ईयर क्या रखा गया है इसके लिए? 2024। और कब चालू किया गया था ये? 2019 में। ठीक, अब देखो, अब इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं उसी पे बात किया गया। कार्य क्षमता बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं को पुनः स्थापित करना। देखो ये सही है कि जो भी मतलब जल स्ट्रक्चर वर्तमान में है उसको सुधार करके उसको फिर से एस्टेब्लिश करने का बात कहा गया है। पेयजल स्रोतों के पास भूजल पुनर्भरण संरचना, इसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण ऐसे प्रयास किए गए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा पढ़ो, पाइप नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी केंद्रों में बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र। सुन के भी थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि भाई ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई करना है, शहरी क्षेत्रों में क्यों करेंगे? तो ये वाला यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये गलत है और विकल्प सी ही आपका उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर आपने जल जीवन मिशन के बाद अगर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि गांव में एक मतलब जो है स्वच्छ जल प्रोवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके तहत नल से जो है पाइप के थ्रू नल से सभी घरों को जो है जल की आपूर्ति की जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है स्ट्रक्चर बनाया गया, ना कि जो जल उपचार संयंत्र है, ना कि शहरी क्षेत्रों में। ठीक है। संचालन और रखरखाव जल गुणवत्ता निगरानी पर सामुदायिक स्तर के कर्मियों को प्रशिक्षण देना। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने की बात की गई है। इसमें एक समिति 10 से 15 सदस्यों की समिति बनाने की बात की गई है जो कि इसका परीक्षण करें, इसका निरीक्षण करते रहेंगे, मतलब जो इसको इससे संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं उसकी जांच करेंगे। इसमें एक चीज़ और फैक्ट ध्यान रख सकते हैं आप, 55 लीटर वाटर का जो बात किया गया है प्रतिदिन, स्वच्छ जल की बात की गई है मतलब नल के थ्रू। ठीक है। एक दो चीज़ें और जो आप इससे आप योजना है तो योजना के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल तो ध्यान में रख ही सकते हैं। और थोड़ा ये जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड केंद्र प्रायोजित स्कीम है। और केंद्र प्रायोजित स्कीम क्या होता है? जिसमें कि दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90-10 है वित्तीयन और अन्य राज्यों के लिए 50-50 है, 50-50% जो है ये करना है। दूसरा एक आप SDG से भी ये जुड़ता है, SDG 6 से जुड़ता है। स्वच्छ जल और स्वच्छता जो है SDG 6 में कहा गया है स्वच्छ जल और स्वच्छता, तो उससे भी जो है मतलब उसको भी एक तरह से एड्रेस कर रहा है ये जो जल जीवन मिशन है। किस मंत्रालय से संबंधित हो गया? तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। एक और तथ्य है कि जब ये शुरू किया गया था तो उस टाइम केवल 17% ग्रामीण परिवारों को जो है एक्सेस, 17% ग्रामीण परिवारों के पास ही मात्र मतलब नल से जल की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध थी। क्लियर। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ये है उदारीकृत प्रेषण योजना।
LRS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बाह्य प्रेषण के लिए स्वीकार्य नहीं है? जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके लिए कौन सा ये स्वीकार्य नहीं है? पहला है विदेशी स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश, दूसरा है विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान, भारत के बाहर धर्मार्थ संगठनों को दान, विदेशों में विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए। देखो ये जो LRS स्कीम है, सबसे पहले तो आपको ये चर्चा में रिसेंट में इसलिए आया है कि इस पे सरकार द्वारा जो LRS के तहत प्रेषित धन होगा उस पर 20% जो है टैक्स लगाने की बात कही गई है, इसीलिए ये चर्चा में आया। LRS स्कीम 2004 में शुरू हुआ था और इसके तहत जो भारत के निवासी हैं, मतलब यहाँ नागरिक की बात नहीं की है, भारत के जो निवासी हैं वो 2.5 लाख US$ तक जो है भेज सकते हैं विदेशों में। मतलब कुछ कार्यों की सूची दी गई है, उन कार्यों के तहत वो 2.5 लाख रुपए तक जो है प्रेषित कर सकते हैं। यही है ये। इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान में रखना है, इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो जो शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित है उस पर 7 लाख रुपए तक कोई जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले जो ये कर का दर था वो 5% थी, अभी जो है ये 20% किए जाने की बात की गई है, इसीलिए चर्चा में आ गया। अब पूछ रहा है कौन सा बाह्य प्रेषण के लिए स्वीकार्य नहीं है LRS स्कीम के तहत? तो विदेशों में स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश स्वीकार्य है, विदेशों में चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान धर्मार्थ संगठनों के लिए स्वीकार्य है, विदेशों में विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए प्रेषण ये वाला जो है ये स्वीकार्य नहीं है। यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप LRS स्कीम जो है वैसे मतलब करंट में आ गया है तो थोड़ा इसके बेसिक्स, पुराना स्कीम है लेकिन फिर भी आप एक बार जो भी इसके बेसिक्स हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लें। मैंने बता ही दिया 2004 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, RBI देखती है और हाल ही में इस पे 20% कर की बात की गई है, इसीलिए चर्चा में आ गया है। क्लियर? तो ये था हमारा जो पूरा इकोनॉमी का खंड था वो। तो अगले ये हमारा पूरा जो अनुभव 4 का इकोनॉमी का प्रश्न था उसको हम लोगों ने विस्तार से देखा। अगले खंड में हम लोग जो है जो ज्योग्राफी के प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।